सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड वो है रेगुलेटरी कैपिटल एंड कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में। बेसिल थ्री के नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट की, अगर आप तैयारी कर रहे हो, और सीआई में भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द केस स्टडी पीडीएफ्स एंड वीडियोस ऑफ सीएआई, जिसमें 150 प्लस इवन 200 प्लस केस स्टडीज अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और सीआईबी पीडीएफ लिख करके यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिए एट दिस नंबर, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स एंड वीडियो फाइल्स ओवर देयर। सिंगल लिंक आपको शेयर हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए चलते हैं जल्दी से सेशन की तरफ। यहाँ पर हम गो थ्रू करने वाले हैं रिलेटेड टू द रेगुलेटरी कैपिटल एंड द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ओवर हियर। देखो, बैंक को सबसे पहली चीज होती है कि कैपिटल की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों बैंक को पैसा चाहिए, क्यों बैंक के पास पैसा होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि बैंक जो है वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, यानी कि अपना पैसा नहीं है, डिपॉजिटर से पैसा लिया एंड फर्दर उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया, या उसी पैसे को आगे लेंट कर दिया, यानी कि उधार पर दे दिया, उस चीज के लिए उसका इस्तेमाल होता है। अब कल को अगर पैसा वापस ना आए, यानी कि कोई डिफॉल्ट कर दे, सामने वाली पार्टी पैसा नहीं वापस आएगा, यानी कि लॉसेस हो जाते हैं, तो उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए बैंक के पास कैपिटल होना जरूरी है। साथ ही साथ लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है सिस्टम के ऊपर, बैंक के ऊपर से ट्रस्ट बना हुआ है। कल को बैंक को कोई लॉस हो गया एंड बैंक अपने पैसे वापस ना कर पाया तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बैंक को अलग से कैपिटल अपने पास मेंटेन भी करके रखनी पड़ती है कि भाई अगर जरूरत पड़ गई तो हम आपके पैसे उस तरह से वापस कर देंगे। सो ये भी एक रीजन हो जाता है। फिर फाइनेंशियल फंक्शन, यानी कि बैंक जो है वो एसेट जनरेट करता है, इनकम जनरेटिंग एसेट जनरेट करता है, जैसे कि लोन्स को सैंक्शन करना या कुछ करना, उसके लिए भी बैंक को कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ इंसेंटिव देने के लिए, ताकि हम रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। यानी कि बैंक जो होता है ना, वो आपको इंसेंटिव देता है। लेट्स से आप बैंक में एफडी करवाते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट के रूप में इंसेंटिव देता है। आप बैंक से पर्टिकुलर लोन लेते हो एंड उसको जल्दी वापस कर देते हो, तो बैंक उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाता या इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाता। तो कहीं ना कहीं बैंक को शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। एंड मोर ओवर, ये तो हो गए जो पर्टिकुलर पैसा डाल रहे हैं। अब हम इक्विटी स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिनके पास ओनरशिप है बैंक की। अब उनको भी तो पैसा कमा के देना। अब अगर कम कैपिटल अवेलेबल होगी तो उसमें प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और अगर ज्यादा कैपिटल अवेलेबल है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है, और ज्यादा प्रॉफिट बैंक दे पाएगा। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बैंक रिस्क के साथ तो खेलता ही खेलता है, हर एक स्टेप के ऊपर रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी बैंक को कैपिटल को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि ओवरऑल जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज किया जा सके। फिर बात आती है रिलेटेड टू बफर अगेंस्ट द सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क होता है कि हम सिस्टम में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। जैसे मान लो कि यहां पर हम चार इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, ए बी सी डी, ये चार इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग। अब इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर, यानी कि क्रॉस डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है। किसने किसी को लोन दिया, किसी ने किसी से लोन लिया, तो क्रॉस डिपेंडेंसीज हैं। कल को अगर एक भी इंस्टीट्यूट यहां पर फेल हो जाती है तो बाकी भी फेल हो सकती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द सिस्टमिक रिस्क। उसी को सिस्टमिक रिस्क कहा जाता है। अब उसको खत्म करने के लिए आपके पास अलग से कैपिटल बफर होना जरूरी है, तभी आप उससे निपट पाएंगे, नहीं तो आप उससे नहीं निपट पाएंगे। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू द बेसल थ्री की कैपिटल रेगुलेशन क्या है। देखो, बेसल में तीन तरह के पिलर्स, यानी कि टोटल तीन स्तंभ हैं यहां पर, जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। जो पहला, सबसे पहला जो पिलर है, दैट्स रिलेटेड टू द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम जो कैपिटल आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में। यानी कि बैंक के ऊपर अलग तरह के रिस्क है, बैंक के ऊपर ऑपरेशनल रिस्क है, बैंक के ऊपर क्रेडिट रिस्क है, बैंक के ऊपर मार्केट रिस्क है। अब इन रिस्क से निपटने के लिए बैंक को अपने पास कैपिटल को मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। बेसर ने अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं कितना आपको कैपिटल को मेंटेन करना है। इसमें बाइफर्केशन होती है, जैसे टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, इसके अलावा CCB वगैरह होता है, ट्रिपल CB होता है। ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि बैंक को ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम CRAR भी कहते हैं, यानी कि कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो भी कहते हैं, इसको मेंटेन बैंक को करना पड़ता है।
जो दूसरा पिलर है वो बेसिकली फर्स्ट पिलर को ही सपोर्ट देता है, सेकंड पिलर सपोर्ट्स द फर्स्ट पिलर ओवर देयर। इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जैसे कि आरबीआई करता धरता है इंडियन बैंक्स के केस में। अब लेट्स से यहाँ पर एबीसी बैंक है या एक्सवाईजेड बैंक है या पीक्यूआर बैंक है, सभी का करता धरता कौन है, आरबीआई है। अब आरबीआई ध्यान रखेगा कि इसके ऊपर कितना रिस्क है, क्या इतने मिनिमम कैपिटल मेंटेन करिए, यानी कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, एसआरपी कहते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस कहते हैं, कि आरबीआई ध्यान रखेगा, रेगुलेटर ध्यान रखेगा कि क्या एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन की गई है, चेक करेगा। और इसके अलावा बैंक्स के पास एक इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए, उस इंटरनल प्रोसेस को आईसीएएपी के नाम से जानते हैं, यानी कि इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एंड असेसमेंट प्रोसेस हो गया, कि क्या आपके पास इंटरनली एडिक्वेट कैपिटल है, क्या आप उसको प्रॉपरली असेस कर पा रहे हैं, उसके रिलेटेड प्रोसीजर्स प्रोसेसेस आपके पास शामिल है कि नहीं है, उसके साथ रिलेटेड चीज, तो दैट्स आईसीएएपी, राइट। तो ये दो चीजें आती हैं पिलर 2 में, पहला होता है एसआरपी यानी कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, एंड दूसरा है आईसीएएपी जो बैंक्स को चाहिए, राइट। तीसरी चीज होती है, तीसरा पिलर है मार्केट डिसिप्लिन को लेकर के, यानी कि ये चीज प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी को, आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, आपके पास कितना रिस्क इन्वॉल्व है आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने प्रमोटर्स को बताना पड़ेगा, आपको आपके इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा, कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा, एंड मोर ओवर आप उस रिस्क को मैनेज कैसे कर रहे हो, क्या उसको मैनेज कर भी पा रहे हो, उस चीज के बारे में बताना पड़ेगा, दैट्स अ मार्केट डिसिप्लिन, थर्ड पिलर ओवर दिया। फिर बात आती है कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क के बारे में। अब देखो, मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई, पहली कैटेगरी थी क्रेडिट रिस्क के बारे में, दूसरी मार्केट रिस्क, थर्ड ऑपरेशनल रिस्क। अब तीनों के ऊपर आपको रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क जो इन्वॉल्व होगा उसके लिए आपको कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा कि इस रिस्क के लिए इतनी कैपिटल चाहिए। अल्दो बेसल जो गाइडलाइंस हैं वो कहती है कि मिनिमम 9%, इंडियन रेगुलेटर के हिसाब से है कि मिनिमम 9% जो सीआरएआर है, सीएआर जिसको हम कहते हैं, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आप क्रेडिट रिस्क के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। और क्रेडिट रिस्क होता क्या है कि सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, अब ए पार्टी डील कर रही है, यानी कि ए लेट्स से बैंक है, एंड बैंक डील कर रहा है बी पार्टी यानी कि बोरोर के पास। अब बी ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिट रिस्क हो जाएगा, बी काउंटर पार्टी उसने डिफॉल्ट कर दिया तो क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। तो आपके पास अलग अलग अप्रोच है। पहली अप्रोच होती है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से रिलेटेड, यानी कि जहां पर रेगुलेटर आपको रिस्क वेट एसेट परसेंटेज बताता है, जिसको हम RWA परसेंटेज भी कहते हैं। अब रिस्क वेट एसेट परसेंटेज क्या होता है, अब एसेट क्या होता है, बैंक के लिए एसेट, जैसे कोई लोन है वो बैंक के लिए क्या है, एक एसेट है, राइट, वो बैंक के लिए एसेट है। अब उस एसेट क्लास के ऊपर कितना रिस्क वेट परसेंटेज लगेगा, यानी कि लेट्स से एक एसेट क्लास है जिसके लिए बैंक कहता है कि 100% आपका रिस्क असेस किया जाएगा, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ उस क्लास में सैंक्शन किया है तो 1 करोड़ ही आप उसका रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज लोगे, राइट। इसी तरह से मान लो किसी क्लास के लिए ये 50% है, तो मान लो अगर आपने 1 करोड़ लोन सैंक्शन किया तो उसको आप रिस्क कैटेगरी के लिए सिर्फ 50 लाख ही कंसिडर करोगे, यानी कि आधा ही कंसिडर करोगे, बिकॉज रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज जो है वो 50 है उस केस में, राइट। तो ये चीज मेन होती है। अब ये रेगुलेटर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि किस कौन सी क्लास के लिए कितना रिस्क वेट एसेट परसेंटेज है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ लोन्स के लिए कैलकुलेट करते हो, आरडब्ल्यूएस कैलकुलेट करते हो, एंड अल्टीमेटली आरडब्ल्यू के बेस पर यू डू कैलकुलेट कि आपको क्रेडिट रिस्क के लिए कितना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आगे बात आती है आईआरबी अप्रोच, यानी कि सेकंड अप्रोच के बारे में, एंड फर्दर इसी में फर्दर दो टाइप्स हैं। इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच होता है जिसमें आप खुद अपनी रेटिंग करते हो, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, राइट। जैसे कि इसमें लॉस गिवन डिफॉल्ट होता है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट होता है, ईएडी होता है, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 4 पैरामीटर्स टोटल होते हैं यहाँ पर, मैच्योरिटी एक्सेट्रा ये वो, ठीक है। ये पैरामीटर्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए, यानी कि फर्स्ट केस में, यानी कि हम स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच की अगर बात करें तो उसमें रेगुलेटर के पास ही सब कुछ था, रेगुलेटर खुद परसेंटेज बता दे रहा था, उसके हिसाब से आगे जो बैंक्स हैं उनको कैलकुलेशंस करनी है, जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, दैट्स इट, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा बेटर अप्रोच क्या होगी, जब आपको पता होगा कि आपके अंदरूनी तौर पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें कुछ एक पैरामीटर जो होते हैं ना, जैसे फाउंडेशन अप्रोच की बात करते हैं जिसको FIR भी कहते हैं, इनकी फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच होती है, ठीक है। तो यहां पर जो
आपका बैंक होता है वो पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है एंड रेगुलेटर उसको चेक करता है। पैरामीटर्स को जो कैलकुलेट है वो बैंक करेगा, रेगुलेटर उसको चेक करता है एंड उसके बेस पर यू डू कैलकुलेट द कि आपको क्रेडिट रिस्क के ऊपर कितना कैपिटल मेंटेन करना है। दैट्स एक्चुअली द सेकंड अप्रोच टाइप दैट्स रिलेटेड टू द फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। अब इसमें बैंक चेक करेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है हर एक बोरोर के साथ, ठीक है, एंड फर्दर जो सुपरवाइजर है वो उसको बताएगा कि ईएडी के बारे में खुद इनपुट देगा, ठीक है, यानी कि जो आपका सुपरवाइजर है वो यहां पर बताएगा कि कितना लॉस गिवन डिफॉल्ट है, यानी कि सिनेरियोज क्या चल रहे हैं मैक्रो लेवल के ऊपर, या फिर एक्सपोजर डिफॉल्ट कितना है। ये पैरामीटर्स कौन देगा? रेगुलेटर प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली दोनों की मिली भगत से, यानी कि कुछ एक पैरामीटर्स किसने दिए? बैंक ने दिए। कुछ एक पैरामीटर्स हैं वो किसने दिए होंगे? वो बेसिकली यहां पर जो रेगुलेटर है यानी कि जैसे आरबीआई है वो प्रोवाइड करेगा एंड दोनों मिलजुल करके इस अप्रोच को साथ में चलाएंगे। एंड दूसरा एडवांस्ड आईआरबी, यानी कि जो बैंक अच्छा यहां पर करते हैं एंड उनके पास काफी ज्यादा मॉडर्न मॉडल्स होंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ईएडी, एलजीडी, इनको सभी को खुद एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो बैंक के पास ही होगा कि आप खुद कैलकुलेट करोगे। सुपरवाइजरी तो रिव्यू करेंगे करेंगे आरबीआई, लेकिन आपके पास अपना सिस्टम होगा कैलकुलेशन करने के लिए, राइट। यानी कि जैसे जैसे आप ज्यादा बेटरमेंट करते रहोगे कैलकुलेशन के पर्पज के लिए उतना ज्यादा बेटर होता रहेगा, राइट। फिर उसके बाद बात आने वाली है रिलेटेड टू, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे CET1 कैपिटल रेशियो को कैलकुलेट करना है या फिर CAR को कैलकुलेट करना है, तो CAR का मतलब क्या होगा? यानी कि जो भी टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया दो कैपिटल्स होती हैं, टीयर 1 कैपिटल होती है प्लस टीयर 2 कैपिटल होती है, वो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू टोटल रिस्क वेट एसेट्स। टोटल रिस्क वेट एसेट्स का मतलब है कि चाहे वो क्रेडिट रिस्क के रिस्क वेट एसेट्स हैं, चाहे वो मार्केट रिस्क वाले हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क वाले हैं, सभी आ जाएंगे। यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा यही चीज रहेगी जब भी आप कोई रेशियो कैलकुलेट करते हो, सिर्फ न्यूमिनेटर चेंज होगा। अगर CET1 की बात करें तो आपके पास न्यूमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ CET1 की कैपिटल होगी, ठीक है, एंड सो ऑन, राइट। इस हिसाब से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो वी आर टू कैलकुलेट टीयर 1 कैपिटल रेशियो, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? एलिजिबल टीयर 1 कैपिटल जो है वो आपके पास आ जाएगी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो फैक्ट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क वाला फैक्टर आ गया एंड मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये सभी चीजें आपके पास वहां पर आ गई, राइट। दैट्स द मेन थिंग। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कंपोनेंट्स के बारे में कि आपके पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। देखो एक होता है मेरे पास टीयर 1 कैपिटल होती है, टीयर 1 जिसको हम गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड कैपिटल, दिस इज द मोस्ट लिक्विड कैपिटल अवेलेबल। एंड ये कब अवेलेबल होगी? जब आपका बिजनेस चल रहा है, जब वो रनिंग मोड में है तब वो आता है, तभी इसी कारण से इसको हम गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं। यानी कि देखो कैपिटल का मेन पर्पस तो क्या होता है? दैट्स ऑल सेम, यानी कि आप लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल करते हो, ये तो बिल्कुल सही चीज है। आप लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन लेकिन ये गोइंग कंसर्न है क्योंकि ये जब आपका बिजनेस चल रहा है उस टाइम पर आप इस कैपिटल का इस्तेमाल करते हो। एंड इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती है CET1 यानी कि कॉमन इक्विटी टीयर 1, दूसरी होती है आपके पास एडिशनल टीयर 1 यानी कि AT1 कैपिटल। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल सबसे बेस्ट, सबसे द बेस्ट वाली जो कैपिटल होती है वो आपके पास कॉमन इक्विटी टीयर 1 वाली कैपिटल है, राइट। एंड एडिशनल टीयर 1 भी बेटर है, बट उसके में अगर आपके पास परसेंटेज कुछ एक ज्यादा हो जाती है, लेट्स से 1.5% इसकी फिक्स की गई है, अगर उससे ज्यादा होती है तो वो किस में शामिल हो जाएगी? फिर टीयर 2 कैपिटल में शामिल हो जाती है। टीयर 2 कैपिटल होती है गोन कंसर्न कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल आपकी हार्ड कैपिटल होती है, दिस इज द हार्ड कैपिटल विच इज अवेलेबल, इसको हम सप्लीमेंट्री कैपिटल कहते हैं। और इसका इस्तेमाल तब होता है जब कंसर्न लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाने वाला होता है, यानी कि कंसर्न को बंद करने वाले हैं, उस टाइम पर आप चीजों को बेचोगे, करोगे, पैसा आएगा, उससे आप अपनी लाइबिलिटीज को यानी कि लॉसेस को खत्म करने की कोशिश करते हो। दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। तो मेन चीज समझने वाली है, दो तरह की कैपिटल है, टीयर 1 कैपिटल है, टीयर 2 कैपिटल है। एंड फर्दर टीयर 1 में फर्दर टाइप्स हैं CET1 एंड AT1, टीयर 2 में फर्दर कोई भी टाइप नहीं है, राइट। चलो अभी हम चलते हैं रिलेटेड टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है। देखो मैंने आपको बताया कि बेसल बताता है गाइडलाइंस के बारे में, कौन बताता है? बेसल बताता है, यानी कि BCBS बेसिकली है, यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, BCBS जिसको हम कहते हैं, वो गाइडलाइंस देती है। कौन सी? उसने गाइडलाइंस दी, बेसल की गाइडलाइंस दी, अभी वर्जन चल रहा है 3, ठीक है, थर्ड वर्जन चल रहा है। उसने गाइडलाइंस दी कि मिनिमम 8% कैपिटल मेंटेन करनी है,
ये इन्होंने मिनिमम बता दिया, इन्होंने रेगुलेटर्स को कह दिया कि मिनिमम 8% कैपिटल आपने मेंटेन करनी है। अब रेगुलेटर अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेटर है, जैसे इंडिया में आरबीआई है रेगुलेटर। अब आरबीआई कहता है कि उन्होंने तो कहा कि 8% है, लेकिन आपको मिनिमम 9% कैपिटल मेंटेन करनी है। अब इस पे इन्होंने बाइफर्केशन दे दी। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि क्या क्या बाइफर्केशन है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या बाइफर्केशन यहां पर हो सकती है। जैसे आरबीआई ने बोला कि देखो, आपको टीयर वन की अगर कंपोजिशन समझाऊं, तो इसने बोला कि सीईटी वन यानी कि कॉमन इक्विटी टीयर वन जो कैपिटल है, वो आप मेंटेन करोगे 5.5% के ऊपर। वैसे इंटरनेशनल जो कहा गया मिनिमम मेंटेन करने के लिए, वो कहा गया 4.5%, लेकिन आरबीआई कहता है भाई आप 5.5% मेंटेन करो। चलो वो बोल दिया। अब उसके बाद ये कहता है कि 81 जो है वो तो सेम ही रहेगी, वो तो मैक्सिमम 1.5% ही रहती है। ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। ये 1.5% रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। यानी कि टोटल टीयर वन जो रहेगी वो कितनी रहेगी, डेट विल बी 5.5 प्लस 1.5, यानी कि टीयर वन टोटल कितनी होगी, 7% होगी। दिस इज 7%, राइट। अब उसके बाद दूसरी जो कैपिटल की आपका लेग है, दैट इज अ टीयर टू कैपिटल। टीयर टू कैपिटल में इन्होंने कह दिया कि 2% आपको मेंटेन करनी है, मिनिमम तो इतना मेंटेन करोगे, आपकी 100% ऑफ टीयर वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बोल दिया, राइट। तो ये 2% है। यानी कि अगर टीयर वन टीयर टू का टोटल किया जाए तो कितना बनता है, इट्स बेसिकली 9%। इसीलिए एवरेज 9% निकल के आती है फॉर इंडियन बैंक्स ओवर हियर, यानी कि इंडियन कंस्टिट्यूएंसी में, राइट। तो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया कि जो भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एमटीसी यानी कि मिनिमम टोटल कैपिटल जो मेंटेन करनी पड़ेगी, उनके रिस्क वेट एसेट्स का मिनिमम 9% मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको सीआरएआर यानी कि कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो कहा जाता है। और जो सीईटी वन है वो 5.5% रहेगी, टीयर वन जो रहेगी 7%। मैंने आपको बता दिया कैसे आया, 5.5 सीईटी वन हो गया, 1.5 एटी वन हो गया, तो टोटल हो गया 7.7% हो गया। एंड इसी तरह से जो टीयर टू कैपिटल है वो आप मैक्सिमम एडमिसिबल कितना कर सकते हो, 2% कर सकते हो। लेकिन एक और गाइडलाइन भी है, वो कहता है कि आपकी टीयर टू जो है कैपिटल, आपकी ओवरऑल टीयर टू कैपिटल जो है, वो आपकी टीयर वन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द सेम वन, राइट। एंड फर्दर जो कोई भी एडिशनल टीयर वन होगी, मैंने आपको बताया था ना कि जो कोई भी एडिशनल टीयर वन होगी, यहां पर बताया था एडिशनल टीयर वन होगी, वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी आपकी टीयर टू कैपिटल में शामिल हो जाएगी। दैट्स द थिंग दैट वी हैव टोल्ड ओवर देयर। एंड मिनिमम जो आपको मेंटेन करना है वो 9% मेंटेन करना है। इसके अलावा बैंक्स को जो सीसीबी है, जो सीसीबी है यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है, वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये सीसीबी मेंटेन करना जरूरी है। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो उसके कौन से थे, 2.5% ऑफ आरडब्ल्यू, ये आपको अलग से मेंटेन करना पड़ता है। और ये सीईटी वन के जो कंपोनेंट्स मेंटेन होते हैं ना, सेम कंपोनेंट से सीसीबी आपका मेंटेन होता है। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू इट। अब इसी से रिलेटेड ये टेबल है यहाँ पर, यानी कि सीईटी वन जो करेंगे 5.5% करेंगे, सीसीबी कितना करेंगे, 2.5% करेंगे, यानी कि टोटल सीईटी वन का अगर कंपोनेंट परसेंटेज देखें तो क्या बनता है, 8% बन जाता है। एडिशनल टीयर वन यानी कि 81 कितना मेंटेन करेंगे, यू विल बी मेंटेनिंग 81 टू बी 1.5%। मिनिमम टीयर वन कैपिटल कितना बन गया, 7%। ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज, सिर्फ इन दोनों को ऐड किया। यहाँ पर थोड़ा सा कलर ग्रेड कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये ब्लू से जो कर रहा हूँ ये टीयर वन है, ये वाला भी टीयर वन है और ये वाला भी टीयर वन है, यानी कि ये सीईटी वन हो गया, दिस इज सीटी वन, एंड ये 81 हो गया। दोनों को मिलाकर के टीयर वन बन गया, 7% बन गया, राइट। टीयर टू कैपिटल 2% आप मेंटेन कर रहे हो, दैट्स अ मेन फंडा रिलेटेड टू इट। तो मिनिमम टोटल कैपिटल कितनी करनी है, 9%। अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि मिनिमम 9% करनी है। सीसीबी अलग होता है, और सीसीबी को मिलाकर के कितना करना है वो भी मैंडेटरी है, लेकिन आपका एमटीसी से लग गया, मिनिमम टोटल कैपिटल से लग गया, राइट। तो वो मिलाकर के आपका 11.5% बन जाता है। अब देखो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 3 पॉइंट हम करने वाले हैं, राइट। पहला चीज जो आपके पास कंपोनेंट रहेगा, दैट इज एक्चुअली द पेड अप इक्विटी कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल जो होगी आपकी, वो आपकी सीईटी वन में शामिल होती है। जैसे आपके पास जो कोई भी स्टैच्यूटरी रिजर्व्स है वो भी आपके इसमें शामिल होते हैं, जो कोई भी डिस्क्लोज रिजर्व्स है यानी कि आपने डिस्क्लोज कर रखे कि इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो भी इसमें शामिल होता है। आपके कैपिटल रिजर्व्स है, जैसे मान लो आपने कोई चीज भेज दी, आपके पास कोई एसेट था, आपने उस एसेट को सेल कर दिया, अब उससे जो पैसा बना वो आपने किस में डाल दिया, वो आपने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। किस में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अब जब कैपिटल रिजर्व में डाल ही दिए तो वो पैसे का इस्तेमाल कहां पे होगा, दैट विल बी बेसिकली बी यूज्ड एज सीईटी वन कैपिटल ओवर देयर। ये भी चीज क्लियर हो गई है। स्टॉक सरप्लस यानी कि कॉमन शेयर जो आपने इशू किया था उसमें जो शेयर प्रीमियम है,
शेयर प्रीमियम एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स से आपने शेयर का जो फेस वैल्यू थी वो थी ₹10 और आपने शेयर मार्केट में निकाल दिया, अब उसकी वैल्यू है ₹23 की। तो ये जो ₹13 ज्यादा इसका डिफरेंस आ रहा है ना ₹13 का, वो बेसिकली स्टॉक प्रीमियम में, वो शेयर प्रीमियम में काउंट होता है, राइट। तो वो बेसिकली आपका CET1 का कंपोनेंट बनेगा। इसी तरह से जो भी आपका बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो भी आपका इसी का कंपोनेंट बनेगा। करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आपका इसमें शामिल होगा, अगर आपका एनपीए का लेवल यानी कि इंक्रीमेंटल जो आपका एनपीए है वो आपके पिछले क्वार्टर से 25% से ज्यादा इंक्रीज नहीं है, तो आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स को भी शामिल कर सकते हो CET1 की कंप्यूटेशन में। दैट्स द थिंग। इसके अलावा रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिलेटेड एक पॉइंट को ध्यान में रखना। पहले जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होते थे ना किसी टाइम पर, वो होते थे Tier 2 कैपिटल का पार्ट मानते थे, दोज वर इन Tier 2, लेकिन अब वो Tier 1 में ही शामिल किए जाते हैं, लेकिन एट 55% ऑफ द डिस्काउंट। यानी कि अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 100 करोड़ के, अब रिवैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या पता आपको? देखो, मेरे पास कोई एसेट था, उसकी वैल्यू पहले 2 करोड़ की थी 2002 में, अब मैंने दोबारा से उसकी वैल्यूएशन कराई, अब उसकी वैल्यू निकल के आई 22 करोड़ की। यानी कि मेरे पास इंक्रीज वैल्यू कितनी है, 20 करोड़ की इंक्रीज वैल्यू, तो इसको मैं CET1 में शामिल करूंगा। लेकिन सीधा 20 करोड़ की वैल्यू को शामिल नहीं कर सकता, मुझे 55% डिस्काउंट यानी कि -55%, यहाँ पर 55% को माइनस कर देना है, वो जो वैल्यू बनेगी वो मैं रिवॉल्यूशन रिजर्व में शामिल कर पाऊंगा। इस तरह से फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व भी जो होते हैं वो भी आप इसी तरह से करते हो। जैसे मान लो आपने बाहर इन्वेस्टमेंट करी 100 करोड़ रुपीज की, और आपने उस वैल्यू को बाहर इन्वेस्ट किया, और जब आपने फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके वैल्यू देखा तो आपकी वैल्यू वैसे बढ़ गई। लेट्स से करेंसी आपकी इंडियन करेंसी जो थी वो डेप्रिशिएट हो गई है, तो आपके पास तो ज्यादा पैसा आ गया ना। अब वो जो रिजर्व क्रिएट होगा उसको भी आप CET1 में शामिल कर सकते हो, लेकिन 25% डिस्काउंट के ऊपर। इसके अलावा जो आपके डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने आगे आने वाली इनकम को डिडक्शन के रूप में प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कोई हो सकता है कि आपके लॉसेज हो जो फर्दर आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनको भी आप CET1 में शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज होती है बेसिकली क्या होता है कि जो आपके टैक्स आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया, अब आगे जाकर के आपके तो काम आएगा ना, तो उसको भी आप CET1 में शामिल कर सकते हो, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू AT1 के कैपिटल क्या होते हैं, आपके पास क्या कंपोनेंट है। AT1 यानी कि एडिशनल Tier 1, तो इसका जो लेवल था CET1 का, डेट वाज मिनिमम ऑफ 5.5%, ये आपका CET1 का लेवल था। और अगर मैं AT1 की बात करूं तो दिस इज मैक्सिमम ऑफ 1.5%, ये आपका एडिशनल Tier 1 का कैपिटल का लेवल है, राइट। इसमें आपके पास PNCPS है, यानी कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इनका जो स्टॉक प्रीमियम किसका, PNCPS का ही, PNCPS का ही। perpetual का मतलब होता है जो लगातार चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर उसका डिविडेंड एक साल नहीं मिला तो अगले साल नहीं मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जहां पर आपको प्रॉफिट्स में प्रेफरेंस मिलती है वो आपका प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्लस जब डिविडेंड भी दिया जाता है तब भी प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा जो DCAs होते हैं यानी कि डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको भी AT1 में शामिल किया जाता है, जो बेसिकली कंक्लूड करते हैं फॉर बीइंग इनटू AT1, वो सिर्फ शामिल होते हैं। तो तीन कंपोनेंट आपके AT1 को लेकर के, राइट। अब अमाउंट ऑफ PNCPS along with the PDAs यानी कि जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कब तक रिस्ट्रिक्टेड, दैट्स रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5%। यानी कि PNCPS का अमाउंट प्लस जो आपके ये आपके परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका अमाउंट 1.5% हो सकता है टोटल रिस्क वेट एसेट्स का। लेट्स टेक द केस कि टोटल RWA जो हैं वो थे 90,000 करोड़। कितने थे, 90,000 करोड़ से। तो 1.5% कितना होगा, 1.5% ऑफ दिस कितना होगा, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जितना भी अमाउंट होगा लेट्स से 1350 बना ना, तो 1350 बन गया ये। अब ये 1350 करोड़ जो है वो मैक्सिमम आप शामिल कर सकते हो AT1 में, बाकी का अमाउंट जो किस में जाएगा, Tier 2 कैपिटल में जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। आप Tier 2 कैपिटल के कंपोनेंट्स को देखते हैं। अब इसमें जो भी आपके पास जनरल प्रोविजंस हैं, जो भी लॉस रिजर्व्स हैं, आप उसको शामिल कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है 1.25% ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स, जो बाकी होंगे उसको Tier 2 में शामिल नहीं करेंगे। जो भी डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी इसमें, लेकिन फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ Tier 2 कैपिटल, जो Tier 2 कैपिटल की कैटेगरी में फॉल करेंगे उनको शामिल करेंगे। और जैसे 81 के केस में, 81 के केस में क्या था, 81 के केस में PNCPS को शामिल किया था, PNCPS परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को, राइट, इसको शामिल किया था। अब Tier 2 के केस में PCPS, RNCPS, RCPS तीनों को शामिल करते हैं, यानी कि इसके केस में Tier 2 के केस में PCPS यानी कि परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और RCPS यानी कि रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स,
एंड RNCPS यानी कि रिन्यूएबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस, इनको सभी को शामिल करते हैं और इनका जो शेयर प्रीमियम होगा उनको भी इवन शामिल किया जाता है अंडर द टीयर 2 कैपिटल। एंड फॉर द पीडीए जो होते हैं वो आप 25% जितना टोटल अमाउंट आपने इशू किया है वो फॉरेक्स में भी इशू कर सकते हो, उसके ऊपर भी आपको अलाउ किया गया है। मिनिमम मैच्योरिटी जो पीडीए की होगी यानी कि परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की होगी वो 10 साल की होती है। एंड फर्दर जो बिना किसी ऑप्शन की होगी वो वाली होती है। एंड फर्दर आप इस केस में एक चीज को समझिएगा कि रेजिडुअल मैच्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर आपके पास रेजिडुअल मैच्योरिटी 1 साल से कम है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर है, तो उसके केस में आप क्या करोगे, 100% डिस्काउंट लोगे, यानी कि 5-10 करोड़ के आपके पास टोटल इंस्ट्रूमेंट थे तो उसमें से आप कोई भी वैल्यू को पीडीआई में कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास जो रेजिडुअल मैच्योरिटी दैट्स ग्रेटर देन 1 ईयर लेकिन अप टू 2 ईयर, तो डिस्काउंट 80% का होगा, लेकिन कहने का मतलब 20% वैल्यू को कंसीडर करोगे। यहाँ पर है कि 0% वैल्यू को कंसिडर करोगे। यहाँ पर आगे अगर थर्ड सेकंड से थर्ड ईयर तक है तो 40%, ठीक है, फिर 60%, और अगर 5 साल से ज़्यादा की वैल्यू है तो आप 80% वैल्यू जो है उसको कंसीडर करोगे अगर 5 साल तक का है। ठीक है, इस चीज़ का आपको फंडा समझना पड़ेगा। 4 से 5 साल तक ये आपका बेसिकली 5 साल तक है, 4 से 5 का है, ये 3 से 4 का है। ठीक है, इस तरह से ये फंडा है। एंड आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ये चीज़ें आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था टीयर 1 कैपिटल को हम गोइंग कंसर्न कैपिटल कहते हैं। कौन से कहते हैं, वी से इट टू बी द गोइंग कंसर्न कैपिटल, एंड इसको कोर कैपिटल भी कहा जाता है। टीयर 2 कैपिटल को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द सप्लीमेंट्री कैपिटल या फिर गोन कंसर्न कैपिटल कहते हैं, राइट। एंड टीयर 2 कैपिटल जो होती है वो टोटल कैपिटल से कभी भी 50% से ज्यादा कभी नहीं चाहिए, और टीयर 2 कैपिटल जो है वो टीयर 1 से किसी भी पॉइंट के ऊपर 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 3 अप्रोचेज होती हैं क्रेडिट रिस्क को लेकर के। एक आपके पास होती है ऐसे यानी कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच, फिर होती है आपके पास आईआरबी यानी कि इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, जिसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक फाउंडेशन अप्रोच है और एक आपके पास एडवांस्ड आपके पास अप्रोच आती है, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच होती है, राइट। अब इसमें अगर तो क्रेडिट बैलेंस आपका आरबीआई के पास है तो रिस्क वेटेज परसेंटेज कितना होता है, 0% होता है अगर आरबीआई के पास बैलेंस रखा है। इसी तरह से अगर और बैंक्स के पास है तो 20% रिस्क वेटेज परसेंटेज है। यानी कि मान लो कि एबीसी बैंक ने किसी और बैंक के पास ही अपना पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि ये तो डिपॉजिट है, ये तो विदाउट एनी रिस्क है, कोई एक्सपोजर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसके ऊपर कितना एक्सपोजर काउंट करोगे, 20% का एक्सपोजर काउंट करोगे। दैट्स द मेन फंडा, राइट। इस तरह से अगर कोई लोन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरह गारंटीड है तो 20% काउंट करोगे। एंड फर्दर अगर सिक्योर्ड लोन दिया अपने स्टाफ मेंबर्स को मॉर्गेज के द्वारा सिक्योर्ड है या सुपरएनुएशन बेनिफिट के थ्रू सिक्योर्ड है तो 20% करोगे। अगर और कोई आपने लोन दिया है लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं है, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने दिया है स्टाफ मेंबर्स को तो 75% आप कंसिडर करोगे। अगर 1 लाख तक का लोन दिया है, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स का 50% है। अगर आपने गारंटीड लोन की बात कर रहे हैं, अगर आपने गारंटीड लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि उसके केस में क्या क्या होएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर पीएसयू की लोन की बात कर रहे हैं, लोन आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोन किया है तो उसमें 100% रहेगा। एंड अगर इसी तरह से मान लो कि आपने कोई कंज्यूमर क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है, उसके केस में है तो 125% आप काउंट करोगे। यानी कि अगर 1 करोड़ का लोन दिया तो उसको 1.25 करोड़ का रिस्क काउंट करोगे। एंड उसके हिसाब से कैपिटल चार्ज जो होगा वो कैलकुलेट होगा। जैसे कहने का मतलब है कि लेट से आपने 100 करोड़ के क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किया, यू सैंक्शन बेसिकली क्रेडिट कार्ड अमाउंट रुपीज 100 करोड़, राइट। तो उसका रिस्क वेटेज परसेंटेज 125% के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, वो बन गया 125 करोड़। तो आप जो मिनिमम कैपिटल मेंटेन करोगे ना, अब वो मेंटेन करोगे 9% ऑफ 125, नॉट 9% ऑफ 120, राइट। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। अच्छा, अभी ना कुछ एक रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आप किन चीजों को शामिल नहीं करते हो सीईटी 1 की कैलकुलेशन में, या जो भी ये चीज है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है गुडविल एंड अदर इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट है जिसको आप छू नहीं सकते। देखो आपके पास बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एक साइड पर आपके पास होती है लाइबिलिटीज, क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, दूसरी साइड पर आपके पास क्या होते हैं, यू आर हैविंग द एसेट्स ओवर दिया। अब आप किन चीजों को एसेट में शामिल करते हो, जैसे इवन आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। जिन चीजों को आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो आपके क्या इनटेंजिबल एसेट्स हैं। एंड गुडविल जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके टेंजिबल एसेट्स जोड़ लो, आपके आइडेंटिफाइबल इनटेंजिबल एसेट्स जोड़ लो। अगर आप पर्टिकुलरली इसमें से
जो फेयर वैल्यू लाइबिलिटीज की है, फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज उसको शामिल कर दो। तो पर्टिकुलरली ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के देखे ना, तो आपके पास क्या बनता है अल्टीमेटली, इसके अलावा जो वैल्यू बचेगी वो क्या बनेगी, इट विल बी द गुडविल, वो गुडविल की वैल्यू बन जाती है, राइट। अब जो भी गुडविल होती है, अब इसको आप सीईटी वन में शामिल नहीं करोगे, ठीक है। शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सीईटी वन कैपिटल, यानी कि जो भी आपने सीईटी वन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, आप गुडविल की वैल्यू को इसमें शामिल नहीं करते हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है। फिर बात आती है डीटीएस के बारे में, यानी कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में। अब देखो, कोई भी आपकी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जिसको आपने इस बार के फाइनेंशियल में शामिल नहीं किया, यहाँ आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉसेज क्या होते हैं, यानी कि लॉस हो गया लेकिन इस बार एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको आगे आने वाले सालों में एब्जॉर्ब अगर हम करने वाले हैं, उसको हम कैरी फॉरवर्ड लॉसेज कहते हैं। वी से इट द कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, राइट। तो उसके केस में हम यहां पर जो पर्टिकुलर आपके पास लॉस है, वो आगे जाके आपकी इनकम को डिडक्ट करेगा, वो आगे जाके आपकी इनकम को डिडक्ट करेगा, ठीक है। एंड ये डीटीएस की जो अकाउंटिंग होती है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के, यानी कि एएस 22 के हिसाब से होती है। एंड फर्दर जो ये डीटीएस होते हैं, इनको पर्टिकुलरली हम शामिल कर सकते होते हैं किसमें, सीईटी वन में। मैं आपको बताया ना डीटीएस को शामिल करते हैं, वो हो गया। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होती हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज जो होती हैं, ये आपके जो पर्टिकुलर फ्यूचर ईयर इनकम है टैक्स पेमेंट की, उसको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। यानी कि आपके पास जो इक्रूड इनकम टैक्स हो गए, या फिर आपकी जो पर्टिकुलर लाइबिलिटीज हो गई, उनके ऊपर ये इंपैक्ट डालते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है जो आगे जाकर के हो सकता है कि आपका देनदारी हो जाए। डेफर्ड यानी कि अभी नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। आपने पे नहीं किया था अभी के लिए, आपको अब पे करना पड़ेगा, वो आपका डीटीएल बन जाता है, राइट। फिर बात आती है कैश फ्लो हेज रिजर्व के बारे में। कैश फ्लो हेज रिजर्व एक्चुअल में क्या होता है, इस चीज को यहां पर समझ लेते हैं। यानी कि जो पर्टिकुलर कैश फ्लो आपका अमाउंट किसी चीज को, हेज का मतलब क्या होता है, हेज मींस टू सेफ गार्ड। हेज का मतलब होता है सेफ गार्ड, यानी कि आपने पर्टिकुलरली जो कोई कैश फ्लो लिया था, लेट्स से आपने कोई प्रोजेक्टेड कैश फ्लो लिया था, लेकिन वो अपने बैलेंस शीट में ले लिया, आपने वो बैलेंस शीट में ले लिया, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो ले लिया, लेकिन आपको लगता है कि वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, तो उसके रिलेटेड आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि कैश फ्लो को सेफ गार्ड करने के लिए जो अपने प्रोजेक्शन ली थी, हो सकता है वो गलत हो, तो उसके लिए आपको एक कैश फ्लो के लिए आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ा। दैट इज एक्चुअली कैश फ्लो हेज रिजर्व ओवर देयर, उसको कहते हैं। एंड फर्दर उसको हम जब सीईटी वन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें शामिल नहीं करेंगे। काइंडली प्लीज टेक अ नोट कि उसको हमने शामिल नहीं करना होता, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू शॉर्टफॉल इन द स्टॉक ऑफ प्रोविजंस टू एक्सपेक्टेड लॉसेस, यानी कि जो कोई भी आपके कैपिटल आपने रखी है, लेट्स से आपके प्रोविजंस है टू द एक्सपोर्ट, आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, आपने उसकी प्रोविजन रखी थी, लेकिन वो प्रोविजन में शॉर्टफॉल है। लेट्स से आपको पता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस जो है वो हो सकते हैं 10 करोड़ के, लेकिन आपने उसके रिलेटेड जो प्रोविजन रखी है वो रखी है 8 करोड़ की, तो इसमें शॉर्टफॉल कितना हो गया, 2 करोड़ का शॉर्टफॉल हो गया। देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ 2 करोड़, राइट। एंड ये किसके बेस पर होता है, ये होता है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच मेथड में होता है। एंड फॉर द उसके केसेस आपको कैलकुलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा व्हाइल एडजस्टिंग द सीईटी वन, यानी कि जब सीईटी वन की कैलकुलेशन करोगे तो ये शॉर्टफॉल जो है, दिस इज द शॉर्टफॉल ना, तो ये आपको इसका भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर द गेन ऑन सेल रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स ऑफ, देखो बेसल 3 की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बैंक को सीईटी वन कैपिटल की कैलकुलेशन के केस में जो भी आपकी सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको आप शामिल नहीं करोगे, उसको आप डिडक्ट कर दोगे। लेकिन पहले से गाइडेंस क्या चल रही है, जो भी स्टैंडर्ड एसेट्स की सिक्योरिटाइजेशन की आपकी गाइडलाइंस है आरबीआई के द्वारा जो दी गई हैं, उसमें आरबीआई ने ऑलरेडी रोक दी है, क्या, बैंक को ऑलरेडी रोक दी है कि जो भी आप गेन करते हो सेल के ऊपर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल नहीं करोगे। आप कैश प्रॉफिट को भी, इवन अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल नहीं करोगे। इसलिए इस अमाउंट को डिडक्ट करने का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन मैंने वैसे आपको बता दिया कि अगर आपको सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी गेन होता है, तो आप उसको सीईटी वन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। फिर बात आती है क्यूमुलेटिव गेन्स एंड लॉसेस ड्यू टू चेंजेस इन ओन क्रेडिट रिस्क
ऑन फेयर वैल्यू फाइनेंशियल लायबिलिटीज ओवर देयर। यानी कि कोई भी आपका अनरियलाइज्ड गेन है, कोई भी अनरियलाइज्ड लॉस है जो आपके फेयर वैल्यू के कारण चेंज हो, यानी कि आपने लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू को चेंज किया है, आप पर्टिकुलरली उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे, आप उसको अपनी कैलकुलेशंस में शामिल नहीं करोगे। लेट्स से पहले लायबिलिटीज की जो वैल्यू थी वो 100 करोड़ की आप आंक रहे थे, अब आप कहते हो कि इन लायबिलिटीज की जो फेयर वैल्यू है वो 80 करोड़ की रह गई है, तो आप इस चीज को 100 करोड़ के ऊपर ही लेकर के चलोगे, आप उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे, शामिल नहीं करोगे इस 20 करोड़ को। ये नहीं कि आप बाद में कहो कि इसके बेस पर मुझे कम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, नो। फर्दर, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन, यानी कि अगर आपने कोई डिफाइंड बेनिफिट पेंशन मेंशन किया अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है, तो आप पर्टिकुलरली जो पैसा आपका देना है, चाहे वो एसेट है चाहे लायबिलिटीज है, आप उन पर्टिकुलरली इन लायबिलिटीज को शामिल नहीं करोगे सीईटी वन की कैलकुलेशंस के केस में, सीईटी वन को बढ़ा नहीं दोगे उन लायबिलिटीज को सोच करके, राइट। फर्दर, वो आपकी लायबिलिटी तो है ही है ना पैसा देने वाली, तो आप ये नहीं है कि आप उसको अपने सीईटी वन को बढ़ा दो कि हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, क्योंकि पेंशन तो आपने पे करनी करनी है ना आगे, तो उसको शामिल नहीं कर सकते। फर्दर, इन्वेस्टमेंट इन ऑन शेयर्स, लेट्स ए केस बैंक XYZ है, इसने कुछ एक पैसा अपने खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, खुद के शेयर्स में परचेज कर लिया, ट्रेजरी स्टॉक इसने परचेज कर लिया, अपना खुद का परचेज कर लिया, तो उसके केस में भी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट को बैंक की कैपिटल में शामिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने बैंक की कैपिटल की क्वालिटी को इंक्रीज किया है, लेकिन क्योंकि ये दो जगह पर आपकी कैलकुलेशंस में शामिल हो जाता है, तो आप इसको शामिल नहीं कर सकते हो। फर्दर, treatment of a bank's investment in capital instruments issued by banking financial insurance entities within limit, let's say किसी और बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ इशू की हैं, ठीक है, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी कैपिटल की कैलकुलेशंस में शामिल कर लो, तो आपको उसको पहले से जो भी पर्टिकुलर रेगुलेटरी कैपिटल से आपने टीयर 2 के परचेज किए या टीयर 1 के परचेज किए, AT1 के या CET1 के, जो भी कैपिटल में आपने आपने परचेज किया, आप उसमें से डिडक्ट कर दोगे, आप उसकी कैलकुलेशन में उसको शामिल नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो था उसने इशू किया, आपने परचेज कर लिया, आप उसको अपनी कैपिटल में शामिल कर लो, नो, दैट्स नॉट अलाउड ओवर देयर, वो चीज अलाउड नहीं है, बिकॉज दीज कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट, दीज कंट्रीब्यूट्स टू कि आपकी इंटरकनेक्टेडनेस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इसलिए आप उनको शामिल नहीं करते हो, राइट। फर्दर, इट्स रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच कैपिटल चार्ज फॉर द क्रेडिटर्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच क्या होती है? स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होती है जिसमें ना आरबीआई आपको एक रिस्क वेटेज परसेंटेज बताता है, रिस्क वेटेज परसेंटेज आपको बताता है आपके पास जो कोई भी एसेट हो। देखो, एसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास एक्सपोजर जो होता है वो होता है ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर यानी कि जैसे लेट्स से कोई फंड बेस्ड फैसिलिटी है उसके साथ रिलेटेड हो गया, एंड जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है उसके साथ रिलेटेड हो गया, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर हो सकता है। तो आप पर्टिकुलरली उनको कैलकुलेट करते हो, उसी के बारे में प्रोसेस है, एंड फॉर उसके ऊपर रिस्क वेटेज परसेंटेज निकालते हो। जैसे मैं बताया था कि 100 करोड़ का आपने क्रेडिट कार्ड लोन दिया एंड उसका रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज 125% है, आपने उसको रिस्क वेटेज एसेट को कैलकुलेट किया 125% इसको मल्टीप्लाई करके, दैट बेसिकली केम आउट टू बी 125 करोड़, एंड फर्दर जो मिनिमम कैपिटल है 9% है, वो आपने कैलकुलेट कर ली इस पर्टिकुलर रिस्क वेटेज के ऊपर, राइट। दैट वाज द प्रोसेस, उसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आप हर एक बोरोर, हर एक काउंटर पार्टी को ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में आप देखोगे कि एलोकेट करोगे कि ये जो बोरोर है, ये जो काउंटर पार्टी है, इसका ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, राइट। एंड फर्दर, रेगुलेटर जो होता है वो पर्टिकुलरली आपको रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज जो होता है वो प्रोवाइड करता है। जैसे ऊपर टेबल में मैंने आपको दिखाया, अभी आपको याद होगा ये वाला टेबल जो ऊपर हमने अभी देखा था, इसके रिलेटेड आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज आपने देखी थी अलग अलग, ठीक है। तो वो परसेंटेज आपके पास अवेलेबल थी। अब जहां पर आपके पास अवेलेबल नहीं है रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज, तो वहां पर आप जो भी आप क्रेडिट रेटिंग है वो यहां पर आप देखते हो, यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन कंपनीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs होती हैं, आप उनके थ्रू रेटिंग इनकी करवाते हो, ग्रेडिंग इनकी करवाते हो, एंड उन ग्रेडिंग के हिसाब से भी आप पर्टिकुलरली रिस्क वेटेज परसेंटेज आपस में एसोसिएटेड दे सकते हो कि अगर ग्रेडिंग इतनी है तो इसके साथ रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज कितना एसोसिएट है, अगर इतनी ग्रेडिंग है, लेट्स से अगर बी ग्रेड का है काउंटर पार्टी, तो उसमें कितना रिस्क वेट एसेट परसेंटेज इसमें शामिल है, एज लाइक दैट, राइट। एंड फर्दर, आप एप्लीकेबल जो रिस्क वेट एसेट परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करते हो एक्सपोजर क्लास के अकॉर्डिंग या फिर रेटिंग ग्रेड के अकॉर्डिंग। या तो आपके पास एक्सपोजर क्लास होगी कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 125% है, या फिर ग्रेडिंग के हिसाब से आप देखोगे कितना रिस्क वेटेज परसेंटेज उसके ऊपर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल बनता है, राइट।
एंड ये भी हो सकता है कि उसको अनरेटेड कह दे, यानी कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन आपके पास, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, नॉट क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो अनरेट भी कर सकती है उसके केस में 150% या 100%, लेट से आप काउंट करते हो अगर अनरेटेड है। अनरेटेड के केस में आप कहते हो कि ये 100% रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। तो वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से रेटिंग यहाँ पर करता है एंड आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। अब आप इसके बेस पर क्या होता है, ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर के लिए आप कैलकुलेट करते हो, यानी कि ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर के लिए क्या है, आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे लेट से कि 100 करोड़ का लेंडिंग किया, 125% है, तो आप 125% के साथ उसको कैलकुलेट कर लोगे एंड यूल बी एडिंग योर आंसर रिलेटेड टू कि कितना रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज यहाँ पर है। एंड जहां पर आपके पास ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, ठीक है, अनड्रॉन कमिटमेंट है, जैसे कि बैंक गारंटी हो गया या फिर पर्टिकुलरली आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, को एक्सेप्टेंस हो गया, तो उसके केस में यू विल बी कैलकुलेटिंग द सीईए। सीईए क्या होता है, सीईए इज एक्चुअली द क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट। क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट को आप यहां पर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। एंड फर्दर कोई भी अगर आपके पास एलिजिबल क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मेजर है, क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स क्या होते हैं, यानी कि लेट से मैंने 100 करोड़ का लोन दिया, 100 करोड़ का लोन दिया एंड लेट से उसके ऊपर जो रिस्क वेटेज परसेंटेज थी डेट वाज 150%। तो आर डब्ल्यू यानी कि रिस्क वेट एसेट उसका कितना बन जाएगा, डेट विल बी 150 करोड़, ये इसका 150 करोड़ बन गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरे पास ऐसे कोई मैंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जहां पर वो रिस्क मिटिगेंट की कैटेगरी में शामिल है, ठीक है, यानी कि मुझे वहां पर हेयर कट मिल जाएगा, मुझे मेरा एक्सपोजर कम माना जाएगा, राइट। तो उसके केस में लेट से मैंने 75 करोड़ में ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ये 75 करोड़ को हम 100 करोड़ में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 150 में से माइनस कर देंगे एंड फर्दर विल बी हैविंग 75 करोड़ ऑफ नेट एक्सपोजर ओवर देयर, ठीक है। यानी कि पहले हमने देखा कि हमारा क्रेडिट कितना था, उसके ऊपर एक्सपोजर के अकॉर्डिंग हमने टोटल एक्सपोजर कैलकुलेट किया, फिर जो मिटिगेंट थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि नेट ऑफ द थिंग्स हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। एंड फर्दर कैलकुलेट द टोटल रिस्क वेट एक्सपोजर फॉर ईच बोरोअर काउंटर पार्टी, मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। जो प्रोसेस मैंने बताया सिंपल वही प्रोसेस, उसको स्टेप्स में बता दिया, राइट। एंड फर्दर फिर सभी चीजों को हम ऐड ऑन कर लेंगे, हमारे पास पूरे पोर्टफोलियो का जो रिस्क वेटेज एक्सपोजर है वो हमें पता लग जाएगा एंड पोर्टफोलियो एक्सपोजर हमें पता लग जाएगा। आई होप कि सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर समझ में आया होगा एंड सभी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना एंड अभी के अभी इन सभी केस स्टडीज को आप एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आप टेस्ट भी देना चाहते हो तो वो सभी टेस्ट भी अवेलेबल है। आपको अगर सभी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर सीधा लिख करके CIB PDF लिख करके व्हाट्सएप कर, दैट विल बी गिविंग यू ऑल द PDFs ओवर देयर, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।